भारतीय राज व्यवस्था और संवैधानिक विकास पर हमारी श्रृंखला की इस कड़ी में सभी का स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस श्रृंखला में भारत के संवैधानिक सफर के जो महत्वपूर्ण पड़ाव है उन पर गहराई से नजर डालते हैं। जी। आज हम एक ऐसे ही अहम लेकिन अक्सर कम चर्चित अधिनियम की पड़ताल करेंगे, 1786 का ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम। हाँ, इसे 1786 का घोषणात्मक अधिनियम भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये भारत में ब्रिटिश शासन की जो पूरी संरचना है उसको समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अधिनियम अपने आप में शायद छोटा लगे, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम हुए वो काफी ज्यादा थे। इसने गवर्नर जनरल की शक्तियों को जिस तरह से बढ़ाया, उसने आने वाले समय में भारत में ब्रिटिश प्रशासन की दिशा तय करने में, आप कह सकते हैं, अहम भूमिका निभाई। आज की चर्चा में हम इसी अधिनियम के तथ्यों और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह से करें कि ये सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए नोट्स बनाने में भी उपयोगी साबित हो। बिल्कुल सही कहा। तो हमारा मिशन है, दिए गए स्रोतों के आधार पर इस अधिनियम के पीछे के कारण क्या थे, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे और भारतीय प्रशासन पर इसका असर क्या हुआ, इसे समझना। ठीक है, तो चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। जी। शुरुआत थोड़ी पृष्ठभूमि से करते हैं। देखिए, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ चुका था। हाँ, आ चुका था। इसने ब्रिटेन में एक दोहरी नियंत्रण व्यवस्था तो स्थापित कर दी थी। एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश सरकार का नुमाइंदा था, और दूसरी तरफ कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह थे। हाँ, लेकिन भारत में जमीनी स्तर पर, बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ अभी भी पूरी तरह से, कह सकते हैं, खुले नहीं थे। ये बात महत्वपूर्ण है। विशेषकर गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद थी, काउंसिल, उनके बीच अक्सर मतभेद हो जाते थे, जैसा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। बिल्कुल। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1773 से 1785 में ये साफ दिखा। ऐसी स्थितियों में जो अहम प्रशासनिक फैसले होते थे वो या तो अटक जाते थे या उनमें बहुत देरी होती थी। अब भारत जैसे विशाल और जटिल क्षेत्र में जहां हालात तेजी से बदल सकते थे, इस तरह का जो गतिरोध था वो ब्रिटिश हितों के लिए नुकसानदेह था। बिल्कुल। और इसी माहौल में 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने की पेशकश की गई। लेकिन कॉर्नवालिस, जो एक अनुभवी सैन्य कमांडर और प्रशासक भी थे, उन्होंने पद संभालने से पहले एक बड़ी शर्त रखी। हाँ, शर्त रखी थी। क्या थी वो शर्त? ऐसा क्या था जो वो चाहते थे? देखिए, कॉर्नवालिस पिछली समस्याओं से वाकिफ थे। वो हेस्टिंग्स की तरह परिषद के साथ लगातार टकराव में नहीं उलझना चाहते थे। जाहिर है। तो उनकी मुख्य मांग ये थी कि उन्हें विशेष परिस्थितियों में, जब बहुत जरूरी हो, अपनी परिषद के बहुमत के फैसलों को रद्द करने, यानी ओवरराइड करने की शक्ति दी जाए। अच्छा, ओवरराइड पावर। जी, ओवरराइड पावर। और साथ ही वो ये भी चाहते थे कि गवर्नर जनरल का पद और सेना के कमांडर इन चीफ का पद दोनों एक ही व्यक्ति संभाल सकें। यानी वो स्पष्ट रूप से ज्यादा अधिकार चाहते थे ताकि फैसले तेजी से लिए जा सके। बिल्कुल। उन्हें लग रहा था कि भारत में प्रभावी शासन चलाने और ब्रिटिश हितों की रक्षा करने के लिए, खासकर मैसूर के टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली विरोधियों के सामने, गवर्नर जनरल के पास निर्णायक अधिकार होना जरूरी है। और ब्रिटिश संसद ने भी ये महसूस किया कि एक मजबूत कार्यकारिणी की जरूरत है और वो कॉर्नवालिस जैसे कद्दावर व्यक्ति को खोना नहीं चाहते थे। तो उनकी मांगे मान ली गई? हाँ, मान ली गई। और इन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए 1786 का ये अधिनियम लाया गया। तो इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? सबसे पहले तो वही ओवरराइड वाली शक्ति। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यही था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया कि विशेष महत्व के मामलों में अगर वो जरूरी समझें तो अपनी परिषद के बहुमत के निर्णय को अनदेखा कर सकते हैं और अपना फैसला लागू कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी शक्ति थी। हाँ, इसने गवर्नर जनरल को अभूतपूर्व शक्ति दी, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बड़ी बात थी कमांडर इन चीफ का पद। जी, अधिनियम ने यह व्यवस्था की कि गवर्नर जनरल का पद और ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का पद एक ही व्यक्ति धारण कर सकता है। और कॉर्नवालिस पहले थे जिन्होंने ये दोनों भूमिकाएं निभाई। जी हाँ, कॉर्नवालिस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये दोनों भूमिकाएं एक साथ निभाई। इसका मतलब था कि नागरिक प्रशासन और सैन्य कमान दोनों का शीर्ष नेतृत्व एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गया। इससे कमान की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, तो सुनिश्चित हुई होगी, खासकर युद्ध जैसी स्थितियों में। निश्चित तौर पर। असल में यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इससे संकट के समय तेजी से और समन्वित कार्रवाई करना संभव हुआ। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि इन दोनों प्रावधानों ने, ओवरराइड की शक्ति और सैन्य नागरिक नेतृत्व का एकीकरण,
इन्होंने मिलकर गवर्नर जनरल के पद को बेहद शक्तिशाली बना दिया। हाँ, परिषद तो फिर बस सलाहकार जैसी रह गई होगी। काफी हद तक, हाँ। परिषद की भूमिका काफी हद तक सलाहकार की रह गई। अधिनियम का एक और पहलू था शायद केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करना। हाँ बिल्कुल, इसने मद्रास और बॉम्बे जैसी जो अन्य प्रेसिडेंसियां थीं, उन पर बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण को और बढ़ाया। उन्हें अब बंगाल के निर्देशों का ज्यादा कड़ाई से पालन करना होता था। अच्छा, ये भारत में प्रशासन को और ज्यादा केंद्रीकृत करने की दिशा में एक और कदम था। इस अधिनियम को घोषणात्मक अधिनियम यानी डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? ये घोषणा किस चीज की कर रहा था? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, इसे घोषणात्मक इसलिए कहा गया क्योंकि इसने कुछ हद तक उन शक्तियों को स्पष्ट रूप से घोषित और पुष्ट किया जिनकी जरूरत महसूस की जा रही थी, या जो शायद अनौपचारिक रूप से गवर्नर जनरल इस्तेमाल करना चाहते थे या कर रहे थे। ओके। इसने गवर्नर जनरल की बढ़ी हुई शक्तियों को एक तरह से कानूनी आधार प्रदान किया, और चूंकि ये मुख्य रूप से कॉर्नवालिस की शर्तों को पूरा करने के लिए लाया गया था, इसलिए इसे अनौपचारिक तौर पर कॉर्नवालिस एक्ट भी कह दिया जाता है। अच्छा, ये भी कहते हैं, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल रहा? क्या इसने वो समस्याएं हल की जिनके लिए इसे बनाया गया था, जैसे वो गतिरोध वाली समस्या? कुछ हद तक हाँ। देखिए, इसने गवर्नर जनरल और परिषद के बीच के गतिरोध को तो काफी हद तक खत्म कर दिया। कॉर्नवालिस अपने कार्यकाल में इस शक्ति का इस्तेमाल करके कई महत्वपूर्ण निर्णय ले पाए जो शायद पहले संभव नहीं होता। इससे प्रशासन में कम से कम शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सफल था? हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कुछ बड़ी समस्याएं अभी भी बनी हुई थीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये अधिनियम गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बनाने पर केंद्रित था, लेकिन इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन की जो बुनियादी समस्याएं थी उनको नहीं छुआ। जैसे लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच का जो दोहरा नियंत्रण था और उससे पैदा होने वाला भ्रम और टकराव, वो अभी भी मौजूद था। अच्छा, वो ड्यूअल कंट्रोल वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और साथ ही कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताएं भी जारी रहीं। यह अधिनियम इन गहरी समस्याओं का समाधान नहीं था। तो फिर भारतीय प्रशासन पर इसका कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा? शक्ति का केंद्रीकरण तो साफ दिख रहा है। हाँ, प्रभाव कई स्तरों पर पड़े। पहला, जैसा आपने कहा, शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के पद में हो गया। जी। दूसरा, गवर्नर जनरल का कमांडर इन चीफ भी होना। ये नागरिक और सैन्य शक्तियों के बीच की जो रेखा थी उसको धुंधला करने जैसा था, जो प्रशासन के बढ़ते सैन्यकरण का एक संकेत था। मिलिटराइजेशन का। हाँ। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसने भारत में एक तरह के सत्तावादी या कहें कि निरंकुश शासन की नींव डाली। परिषद की शक्तियां कम होने से वो जो नियंत्रण और संतुलन होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस, वो व्यवस्था कमजोर हुई। और इन्हीं बढ़ी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके ही कॉर्नवालिस ने अपने कार्यकाल यानी 1786 से 1793 के बीच कई बड़े सुधार किए जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं। निश्चित रूप से ये अधिनियम उन सुधारों की पृष्ठभूमि तैयार करता है। इन्हीं साधारण शक्तियों के कारण कॉर्नवालिस इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लागू कर सके। जैसे कि मिसाल के तौर पर उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में सुधार किए। 1790 से 93 के बीच दीवानी और फौजदारी अदालतों का पुनर्गठन किया और महत्वपूर्ण रूप से राजस्व वसूली के काम को न्यायिक कार्यों से अलग किया। ये एक बड़ा कदम था। हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर्स जैसा कुछ। जी हाँ। और सिविल सेवाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास भी इसी दौर में हुआ। जी हाँ, उन्होंने एक ज्यादा पेशेवर और नियमित वेतन वाली सिविल सेवा बनाने की कोशिश की। हालांकि इसमें एक विवादास्पद पहलू भी था। वो क्या? वो ये कि उच्च पदों को यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित रखने की नीति, यूरोपियनाइजेशन, भी इसमें शामिल थी, जो आगे चलकर काफी विवाद का विषय बनी। हाँ, ये तो थी। और फिर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित कदम 1793 का बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। सही। ये राजस्व सुधार का एक बहुत बड़ा प्रयास था, जिसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारों के साथ भू राजस्व की दर हमेशा के लिए तय कर दी। हमेशा के लिए? हाँ, परमानेंटली फिक्स कर दिया। इसका मकसद ब्रिटिश सरकार के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करना था। हालांकि इसके परिणाम मिले जुले रहे। इसने जमींदारों को तो मजबूत किया और उन्हें ब्रिटिश राज के प्रति वफादार बनाया, लेकिन किसानों पर इसके अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि राजस्व का बोझ अंततः उन्हीं पर आता था। साथ ही सैन्य मोर्चे पर भी उन्होंने काम किया और इसी दौरान मैसूर के साथ युद्ध भी तो हुआ था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सेना पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत किया।
और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 to 92 इसी कार्यकाल में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। जी। इस जीत ने दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को काफी मजबूत किया। ये सब दिखाता है कि 1786 के अधिनियम ने कॉर्नवालिस को कितनी ताकत दी थी। तो ये स्पष्ट है कि ये अधिनियम सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं था। इसने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश सत्ता का एक शक्तिशाली केंद्र बना दिया, जिसने आगे के सुधारों और विस्तार की राह खोली। बिल्कुल। अब अगर हम इसे परीक्षा के नजरिए से देखें, जो हमारे कई श्रोता कर रहे होंगे, तो नोट्स बनाने के लिए मुख्य बातें क्या होंगी, एकदम पॉइंट वाइज? जरूर जरूर। आइए मुख्य तथ्यों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं, जो त्वरित पुनरीक्षण मतलब क्विक रिवीजन के लिए उपयोगी होंगे। हाँ प्लीज। तो सबसे पहले अधिनियम का वर्ष 1786। ठीक है। अन्य नाम? 1786 का घोषणात्मक अधिनियम, डेक्लेरेटिव एक्ट, और अनौपचारिक रूप से कॉर्नवालिस अधिनियम भी कहा जाता है। ओके। लाने का कारण मुख्य रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तें मानना था। गवर्नर जनरल को परिषद के फैसलों को ओवरराइड करने और कमांडर इन चीफ बनने की शक्ति देना, ताकि प्रशासनिक गतिरोध दूर हो और निर्णय तेजी से लिए जा सकें। सही। मुख्य शक्तियां: पहला, गवर्नर जनरल को विशेष मामलों में परिषद के बहुमत को ओवरराइड करने का अधिकार। दूसरा, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ की भूमिका का एकीकरण। प्रमुख प्रभाव: प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ। गवर्नर जनरल का पद बहुत शक्तिशाली बन गया। निरंकुश शासन की प्रवृत्ति बढ़ी। कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का आधार बना न्यायिक, सिविल सेवा और राजस्व, खासकर 1793 का स्थायी बंदोबस्त। सैन्य नियंत्रण मजबूत हुआ और मद्रास और बॉम्बे पर बंगाल का नियंत्रण भी बढ़ा। जी। सीमाएं: इसकी कुछ सीमाएं भी थीं, जैसे लंदन स्थित दोहरे नियंत्रण यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की समस्या का समाधान नहीं हुआ, और कंपनी में भ्रष्टाचार भी जारी रहा। ओके। और अंत में ऐतिहासिक महत्व: यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश संसद यानी क्राउन का नियंत्रण बढ़ रहा था और भारत में एक अधिक केंद्रीकृत सत्तावादी शासन संरचना की ओर झुकाव दिख रहा था। इसने बाद के चार्टर अधिनियमों जैसे 1793, 1813 और 1833 के लिए मंच तैयार किया, जिन्होंने धीरे धीरे कंपनी की शक्तियों को और कम किया और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया। बहुत अच्छे से समझाया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो कुल मिलाकर 1786 का ये अधिनियम भारत में ब्रिटिश राज की प्रशासनिक संरचना के विकास में एक निर्णायक मोड़ था। इसने शक्ति को एक व्यक्ति में केंद्रित किया और आने वाले दशकों के लिए शासन के स्वरूप की नींव रखी। जी बिल्कुल। तो ये थी 1786 के ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम पर हमारी आज की गहन पड़ताल, जो हमारे स्रोतों पर आधारित थी। उम्मीद है कि इस चर्चा से इस अधिनियम के विभिन्न आयामों और इसके महत्व को समझने में मदद मिली होगी, खासकर उन लोगों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये हमारी भारतीय राजव्यवस्था और संवैधानिक विकास श्रृंखला का हिस्सा है। अगर कोई इस विषय को और विस्तार से शुरुआत से समझना चाहता है तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकता है। जी हाँ, प्लेलिस्ट जरूर देखें। उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और आगे आने वाले चार्टर एक्ट्स पर भी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी, जो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगी। और अंत में हमेशा की तरह एक विचार के लिए प्रश्न छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों से ही उपजता है। हाँ, क्या है वो? प्रश्न ये है कि 1786 के अधिनियम ने प्रशासनिक दक्षता के नाम पर गवर्नर जनरल में अपार शक्ति केंद्रित की। आज के संदर्भ में देखें तो क्या कार्यकारी शक्ति केंद्रीकरण और उस पर प्रभावी नियंत्रण व संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखने की चुनौती के बीच हम कोई समानता या सबक देख सकते हैं? वाकई सोचने वाला सवाल है। खैर, अगर आपको हमारी ये चर्चा ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ जरूर साझा करें। हाँ, शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। बिल्कुल। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।